हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे लर्निंग टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के और भी कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है। देखिए, रिलेटिव डेंसिटी इज एनालॉगस टू आईसी यानी कंसिस्टेंसी इंडेक्स। देखिए, रिलेटिव डेंसिटी कोर्स ग्रेन सॉइल का डेंसनेस या कॉम्पैक्टनेस बताता है। जैसे क्ले का कॉम्पैक्टनेस या डेंसनेस बताने के लिए हम आईसी यानी कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालते हैं, उसी तरह सैंड के केस में हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, तो कुछ डेटा देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, वेरी लूज सॉइल के लिए हमारा रिलेटिव डेंसिटी 0 से 15% तक वेरी करता है। अगर सॉइल लूज है तो 15 से 35% तक वेरी करता है रिलेटिव डेंसिटी। अगर सॉइल मीडियम है तो 35 से 65% तक वेरी करता है। या डेंस सॉइल के लिए 65 से 85% तक वेरी करता है। और कॉम्पैक्ट, बहुत ज्यादा ही कॉम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, कॉम्पैक्टेड सॉइल के लिए ये 85 टू 100% वेरी करता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन पढ़िए, कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड के लिए इन चारों में से रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा। 0.95 इन इसके बीच में आता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.95। इसको आप 100 से इंटू कर दोगे तो ये 95% बन जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल देखिए, इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए ये जो रिलेशन है ये फेज डायग्राम से डिराइव होके आता है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि फेज डायग्राम से जितना भी रिलेशन डिराइव होके आता है, अगर आप लोगों को डेरिवेशन चाहिए उसके ऊपर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा डेरिवेशन के ऊपर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमारा अगला सवाल देखिए, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं अभी जो समझाने जा रहा हूं वो आप समझ लो पहले। देखिए, एटरबर्ग ने वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉइल और ये है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। एटरबर्ग ने वॉल्यूम ऑफ सॉइल और वाटर कंटेंट के बीच में एक प्लॉट किया। एक्स डायरेक्शन में वाटर कंटेंट को प्लॉट करते हैं और वाई डायरेक्शन में यानी वाई एक्सिस में वॉल्यूम ऑफ सॉइल को प्लॉट करते हैं। एटरबर्ग ने देखा कि डिफरेंट वाटर कंटेंट में सॉइल के वॉल्यूम में कैसा चेंजेस आता है। और एक बात, ये कर्व जो है ये कर्व एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, एटरबर्ग ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ कंक्लूजन पे आते हैं। अब वो कंक्लूजन क्या है वो देखते हैं। जब वाटर कंटेंट मैक्सिमम होगा तब सॉइल विल बिहेव एज अ लिक्विड। उस समय सॉइल लिक्विड फेज में होगा। ठीक है, सॉइल जब वाटर कंटेंट मैक्सिमम होगा तब सॉइल उस समय लिक्विड की तरह बिहेव करेगा और उस समय सॉइल लिक्विड फेज में होगा। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग वाटर कंटेंट रिड्यूस करते जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, प्लास्टिक स्टेट में आएगा। फिर और फर्दर आप रिड्यूस करोगे तो सेमी सॉलिड में आएगा। अल्टीमेटली जब पूरा आप वाटर कंटेंट रिड्यूस कर लोगे तब वो सॉइल सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। एटरबर्ग ने क्या बताया, एटरबर्ग ने बताया कि प्लास्टिक फेज और लिक्विड फेज के बाउंड्री का जो मॉइस्चर कंटेंट है यानी जो वाटर कंटेंट है, उस वाटर कंटेंट को बोलते हैं लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। ठीक है, WL जो है वो है लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। ठीक है, सिमिलरली सेमी सॉलिड और प्लास्टिक फेज का जो बाउंड्री मॉइस्चर कंटेंट है, उस बाउंड्री मॉइस्चर कंटेंट को कहते हैं प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। फाइनली सॉलिड और सेमी सॉलिड का जो बाउंड्री मॉइस्चर कंटेंट है, उस बाउंड्री मॉइस्चर कंटेंट को बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट। श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट। ठीक है, अब गौर करो, ये जो पॉइंट है ये स्पेसिफाई करता है कि सॉइल जस्ट सैचुरेटेड है, यानी सॉइल के सारे वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं। जैसे देखिए, ये कंटेनर है, इसमें कुछ सॉइल प्रेजेंट है, सॉइल सॉलिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, सॉइल के अंदर कुछ वॉइड्स भी होंगे। मान लो ये वॉइड्स पूरा पानी से भरा हुआ है, तो जब वॉइड्स
पानी से पूरा फिल होगा ना, इस कंडीशन में सॉइल सैचुरेटेड, जस्ट सैचुरेटेड स्टेट में होगा। यानी पानी बहुत ज्यादा भी नहीं है, पानी बहुत कम भी नहीं है, पानी उतना ही है जितना सॉइल को सैचुरेट करने में लगेगा। ये जो पॉइंट है ये स्पेसिफाई करता है कि सॉइल जस्ट सैचुरेटेड है। फिर जब आप फर्दर वाटर कंटेंट को जब आप फर्दर रिड्यूस करोगे ना, तब वाटर कंटेंट तो रिड्यूस हो रहा है पर सॉइल का वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए जब ये वॉइड्स के जब सारे पानी उड़ जाएंगे यानी इवेपोरेट हो जाएंगे, तब आप ही बोलो क्या सॉइल का वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं, सॉइल का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, पर सॉइल का वेट जरूर चेंज होगा। इसीलिए श्रिंकेज लिमिट के बाद जब आप वाटर कंटेंट रिड्यूस करोगे ना, तो सॉइल का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। और ये जो श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट और लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट है, इसे कहते हैं एटरबर्ग्स लिमिट। अब आते हैं अपने सवाल पे। हमारा सवाल में पूछा क्या है कि किस मॉइस्चर कंटेंट के बाद सॉइल का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है यानी कांस्टेंट रहता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रिंकेज लिमिट। तो हमारा अगला सवाल है, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल मास इज 0 देन द सॉइल इज। देखिए अगर प्लास्टिसिटी जब आईपी यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स जब 0 रहता है ना, उस सॉइल का नेचर रहता है नॉन प्लास्टिक। पर क्ले तो प्लास्टिक सॉइल है, आईपी यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स बहुत ही ज्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैंड। देखिए आईपी जब 0 होगा तब सॉइल नॉन प्लास्टिक नेचर का होता है। आईपी जब 0 से ज्यादा और 7 से कम होता है तब उसे कहते हैं लो प्लास्टिक सॉइल। आईपी जब 7 से ज्यादा और 17 से कम होता है तब उसे कहते हैं मीडियम प्लास्टिक सॉइल। और आईपी जब ग्रेटर देन 17 होता है ना, तब उसे कहते हैं हाईली प्लास्टिक सॉइल। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी लेस देन 0%, कैन बी ग्रेटर देन 100%, कैन नेवर बी ग्रेटर देन 100%, टेक वैल्यूज मतलब 0 से 100 के बीच में रहता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेटर देन 100%। वाटर कंटेंट 0% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है और 100 से ज्यादा भी हो जाता है। जब सॉइल ड्राई होगा तब वाटर कंटेंट 0% रहता है, जब सॉइल सैचुरेटेड, जस्ट सैचुरेटेड रहता है तब वाटर कंटेंट 100% माना जाता है, जब सॉइल सुपर सैचुरेटेड हो जाता है तो वाटर कंटेंट ग्रेटर देन 100 हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल देखिए, if the volume of voids is equal to volume of solid in a soil mass, then the value of porosity and void ratio respectively are। देखिए क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बराबर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है पहले पोरोसिटी का वैल्यू निकालना है, फिर वॉइड रेशियो का वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहले वॉइड रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। वॉइड रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो सेम है, तो ये कट के ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है, एक वॉइड रेशियो के साथ रिलेशन होता है पोरोसिटी का, क्या, E डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। तो E हमारा कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 यानी 1/2.5, यानी पोरोसिटी कितना है 0.5 और वॉइड रेशियो कितना है 1। तो इस हिसाब से हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला सवाल देखिए, इफ द फाइनेस्ट मॉड्यूलस ऑफ अ सैंड इज 2.5 देन इट इज ग्रेडेड एज। देखिए जब फाइनेस्ट मॉड्यूलस 2.2 से लेके 2.6 के बीच में रहता है तो उसे कहते हैं फाइन सैंड। जब फाइनेस्ट मॉड्यूलस 2.6 से 2.9 के बीच में रहता है उसे कहते हैं मीडियम सैंड। और जब फाइनेस्ट मॉड्यूलस 2.9 से 3.2 के बीच में रहता है तब उसे कहेंगे कोर्स सैंड, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में 2.5 फाइनेस्ट मॉड्यूलस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बीच में भी लाई नहीं कर रहा है, इसके बीच में भी लाई नहीं कर रहा है, पर इसके बीच में लाई कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइन सैंड। अगला सवाल देखिए, The void ratio of saturated soil is equal to dash of water content and specific gravity। देखिए मैंने आपको पहले भी एक रिलेशन बताया था, ये बहुत ही फेमस रिलेशन है, ES इक्वल टू WGS।
ठीक है, देखिए द वॉइड रेशियो ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन को हम लोग प्रोडक्ट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोडक्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी इंडेक्स फॉर अ नेचुरल सॉइल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। देखिए रिलेटिव इंडेक्स को हम लोग डेंसिटी इंडेक्स भी कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। तो हमारा अगला सवाल देखिए सवाल आप लोग खुद पढ़ लो, मैं सिर्फ इसका मतलब बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का मतलब है, जब सॉइल का वाटर कंटेंट निकालने के लिए जब हम लोग ओवर ड्राइंग टेस्ट करते हैं ना, तब ओवन का टेम्परेचर कितने से कितने के रेंज में रखते हैं, वही पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 105 डिग्री सी से लेके 110 डिग्री सी तक। यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, जब ऑर्गेनिक सॉइल का वाटर कंटेंट निकालेंगे तब ओवन का टेम्परेचर 60 डिग्री सी से लेके 80 डिग्री सी के बीच में रखेंगे उस समय। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय।